मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी यस सर। सर। ठीक। तो क्योंकि आज जो टॉपिक हमने लेना है वो है एन और गेन। तो एन बड़ा टॉपिक है और टाइम लगेगा इसमें। बाकी जितने भी हमने लेटर्स सीखे हैं अभी तक वो इसके मुकाबले सभी आसान थे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे, बट हाँ दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है समझने में। तो एक बार ये अभी सिर्फ अभी आ, मुझे मिला करके 15 लोग हैं अभी पार्टिसिपेंट्स। और अमूमन हमारे 30-32 आई थिंक उससे ऊपर ही रहते हैं पार्टिसिपेंट्स। तो बाकी एक बार ही आ जाए तो 2-4 मिनट के अंदर हम शुरू करते हैं। मीनवाइल किसी का अगर कोई डाउट है पुरानी क्लासेस से रिलेटेड, शायद लास्ट फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी ना, तो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे से रिलेटेड या उससे पहले अगर कोई कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। मीनवाइल हमारे बाकी के पार्टिसिपेंट्स भी तब तक ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई भी डाउट नहीं है? किरण जी, आप कुछ एक बार ये आपका कुछ मैसेज आया था ना बे से रिलेटेड, क्लियर कर लें यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, कर लो। मैं एक्चुअल में मेरे को भी माइंड में नहीं है कि मैंने पूछा ही क्या था उस टाइम आपसे इस टाइम पे। आपने बेपनाह का पूछा था। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उसमें देखो क्या होता है, बे और बा, ये ना फारसी के अंदर मतलब ये पर्शियन टर्मिनोलॉजी है जो कि पास ऑन हुई है उर्दू के अंदर। तो हम्म। बहुत कॉमन है, हम बोलते हैं जैसे बाइज्जत बरी हो गया, हो जाना कि इज्जत के साथ बरी कर दिया या छोड़ दिया। तो बाइज्जत बरी, हम्म। पिक्चरों में बहुत सुना होगा। और बाइज्जत मतलब विद रिस्पेक्ट। तो बा जो वर्ड हम्म। होता है, बा मीन्स विद, बा विद। और बे उसके उसका ऑपोजिट है। बे का मतलब होता है आपका विदाउट। तो बा का मतलब हो गया विथ, ये तो साथ, क्लियर हो गया था साथ सारी में। बात। हाँ जी। और बे का मतलब होता है विदाउट। तो बा इज्जत हो गया इज्जत के साथ, बे इज्जत हो गया इज्जत के बिना। तभी बेइज्जती बोलते हैं ना, कि मेरी बेइज्जती हम्म। कर दी। वो बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती वर्ड गलत हो जाता है। बेइज्जती है, मतलब बे के बाद स्लैश इज्जत। अब इज्जत में हम बेइज्जत होना, एक वो चीज हो गई कि बेइज्जत, और बेइज्जती कि हम्म। कोई इंसान बेइज्जत हो गया और उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो ये बेइज्जती वर्ड होता है। हम्म। ये यहीं से ही आया। तो जो आप देखोगे कोई भी ये वर्ड्स होते हैं कि बेइज्जती या बाइज्जत, बे और बा के साथ, तो आप अगर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो बा लिखा फिर इज्जत लिखा, क्योंकि मेन वर्ड आपका सेकंड वाला है। ये जो यूज हो रहे हैं ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं विद और विदाउट के लिए। तो इनको जब भी लिखा जाता है ऐसे बा लिखा या बे लिखा और बीच में स्लैश डाल के और फिर आगे पूरा जिसका सेकंड वर्ड है वो डाल के ये ओवरऑल फ्रेज कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से उर्दू में भी अगर आप लिखोगे ना, तो पहले बा अलग से लिख लिया उसके बाद इज्जत, या बे आपने अलग से लिख लिया उसके बाद इज्जत, या कुछ भी आप पनाह भी लिख सकते हो, बेपनाह बापनाह। ठीक है। अच्छा। बेवफा, बेवफा भी इसी से आया कि जो वफा के बिना है, विदाउट वफा। और बावफा जो वफादार है। ठीक है, जिसके पास हम्म। वफा है उसको वफादार बोलते हैं। तो बे और बा ये कहीं हर जगह मतलब आप ये कह सकते हो कि एडजेक्टिव्स के साथ लग जाता है कि बेवफा है वो, बावफा है वो। ठीक है, बेइज्जत है और वो बाइज्जत है। कहने का मतलब है इनको दो वर्ड्स मान ले हम अलग अलग, वो एक वर्ड हाँ अलग हाँ, हो गया और दूसरा अलग हो गया मतलब। जी जी, ठीक है। तो इनको इकट्ठा वैसे नहीं बना सकते भी, पहले बे बना दें फिर पे बना आप दें मतलब ऐसे अगर नहीं। क्या कहते हैं, उस तरीके से अगर आप करेंगे कि दोनों को कोरिलेट करके इकट्ठा करके लिखना है, तो भी आपको बा का तो अलग ही लिखा जाएगा बिकॉज अलिफ पे खत्म हो रहा है।
और अलिफ के बाद ही जो भी आएगा, अगर आप कनेक्ट एज अ कनेक्ट करके सिंगल यूनिट भी लिखते हो तो बाकी तो ठीक है बात, बा का लेकिन तो, बे की हाँ कर रहे बा हो। का तो कॉमन है कि वो अलिफ के बाद तो गैप दे के ही आना है। ऐसे कर लो हम्म। या वैसे कर लो, सिंगल समझ लो या अलग समझ हम्म। लो। बे के साथ क्या होता है कि बे अगर अलग करके लिखने की कर रहे हो तो बे ऐसे बनेगा, आपका जो बड़ी ए बनेगा, बड़ी ए आपका पूरा बन जाएगा, और उसके बाद अगला वर्ड गैप देके लिखा जाएगा। अगर आप इकट्ठा लिखने की सोच रहे हो तो आप पहले ये बे का नुक्ता लगाओगे, उसके आगे नीचे की तरफ दो नुक्ते लगाओगे बड़ी हम्म। ए के, और छोटी उसके बाद तरह, उसके हाँ बाद जो छोटी कनेक्ट एक होगा, एक। जो हाँ आगे जाके वर्ड बनेंगे। नहीं छोटी ए क्यों आएगा, हम्म। बड़ी बड़ी ए के नुक्ते होंगे ना, ये बड़ी ए के नुक्ते लगे। हाँ बेसिकली हाँ, बड़ी कॉमन है बड़ी वो, एक तो है। बड़ी ए और छोटी ए कॉमन है कि बड़ी ए के लिए भी यूज होते हैं और छोटी ए के लिए भी यूज हाँ, होते मैं यही पूछ रही थी, फिर मतलब ये था भाई ऐसे नहीं बन सकता क्या, वैसे ही बनेगा मतलब, कहने वाला हैं। ऐसे बिल्कुल। बनने में मैं बताता हूँ, एक दिक्कत ये आती है कि ये छोटी ए के लिए भी है। अब बाय चांस हो सकता है कोई ऐसे वर्ड्स हों कि बे प्लस छोटी ए प्लस आगे कुछ और उसका कोई और मतलब बन रहा हो, या उसकी और कोई प्रोनाउंसिएशन आ हम्म। रही हो, तो फिर वो जो ये हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो बेटर यही रहता है हम्म। कि आप अलग करके ही लिखो, उससे आपका जो मैसेज है वो क्लियर जाएगा। बड़ी ये लग बना दो और नीचे उसका बे का नुक्ता लगा दो बस। हाँ, और उसके बाद अगला ठीक वाला है। वर्ड लिख दो। हम्म। ठीक है, मतलब बे लिख दिया, फिर उसके बाद पनाह अलग लिख दिया। ठीक है, हम्म। ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ जी, हो गया। आई होप बाकी लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग लगा होगा पॉइंट, बे और बा वाला। हाँ जी सर। और किसी का भी कोई डाउट है फिलहाल किसी भी सर ये पॉइंट? सर ये जो दो चश्मी है होता है, तो हाँ सर ये हमने तो पढ़ा बे ग्रुप में और जिम ग्रुप में और दाल ग्रुप में। और हाँ, सर ये कहीं कहीं बुक में इसमें एन ल भी आ जाता है, LH NH, उनके वो साथ देखो, भी। वहां पे आप इसको इस तरीके से ले हम्म, सकते हो कि एल के बाद अगर आ रहा है हाँ ल, जी सर। तो एल के हाँ बाद एच की साउंड है ह ही तो आएगी। हाँ एल जी और सर। एच की साउंड, लह की जो साउंड आती है वही वाली साउंड आनी है। हाँ पर और उसमें नून सर के दो बाद चश्म। अगर, हाँ नून के बाद अगर दो चश्मी है आ रहा है तो वो नह की साउंड आएगी, एन के बाद एच की साउंड आएगी। हाँ तो मीन्स ल नॉर्मली के साथ फिर वो दो चश्मी लग जाएगा मेरे ख्याल, है ना? दो चश्मी है, और भी जगह लगता है, बुक में आपको मिलेगा, लाम के साथ भी है और उसके साथ भी है ना, तो नून के साथ MH भी के है। साथ भी है, NH के साथ भी है, खा हाँ, के वो साथ और। उस मैनर में कॉमनली इसको एज एन एच यूज करेंगे ना, कि मतलब इसकी साउंड तो एच की ही आ रही है, इसको आप किसी के भी आगे लगा दो। ओके। बेसिकली आपने बे के साथ बे के आगे लगाया तो बी एच की साउंड आ गई वो। हम्म। ठीक है, हाँ। पे के बाद लगाया तो पी एच की साउंड आ गई। ठीक है, वो तो और ओरिजिनली इसकी साउंड तो एच की ही है, आप किसी भी लेटर ठीक। के साथ लगा दो। ओके। बेसिकली क्या है जो वो बताए थे मैंने कि बे ग्रुप और जिम ग्रुप, उसमें जब ये कॉम्बिनेशन लेटर्स बनते हैं तो ये वो हाँ वाले जी। लेटर्स हैं जो कि हिंदी में है, उर्दू में हमारे पास नहीं है। नहीं, ओके। जैसे भ हिंदी में है हमारे पास, भ हम्म। से भालू या भ से हम्म। भारत। उर्दू में नहीं है, भ के लिए अलग से लेटर नहीं है, वो लेटर आपका या वो साउंड आपकी अचीव होगी जब बे के बाद दो चश्मी है लगाएंगे। हाँ जी। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास मान के लो झ वाली साउंड नहीं है, और जिम के बाद जब दो चश्मी ये लगाते हैं तो वो झ की साउंड आ जाती है। हम्म। ठीक है? इस तरीके से छ छ से छोटा या छतरी, उसमें हम चे के बाद लगाते हैं तो वो छ की साउंड आ जाती है। हालांकि हम्म। अगर आप कॉम्बिनेशन को तोड़ करके भी अगर देखोगे तो मानो कि पहले च लिखा, सी एच लिखा, उसके बाद एक और मैंने एच लगा दिया, तो यहाँ पे भी छ ही साउंड करेगा ना ये। हाँ जी। ठीक है, अगर एज अ कॉम्बिनेशन भी देखो तब भी वो चीज़ वो वैसे साउंड कर रही है। कॉम्बिनेशन हटा करके कि अगर आप देखो कि पहले वाला लेटर उसके बाद एच आ रहा है तो वो साउंड ऑब्वियसली वैसे ही करेगा। तो जो दो चश्मी है कि अपनी खुद की साउंड है वो तो एच की ही है, हाँ एच जी। एक्सटेंड कर रहा है, वो किसी भी लेटर के आगे लग के वो
उस लेटर के साथ एच को ऐड कर रहा है, दिस हाँ सिंपल। जी। तो आप उसमें ओके। किसी के भी आगे लगा दो, बुक्स में और भी होंगे। अब उसमें आ, अब जैसे एल के बाद दो चश्मी है लग रहा है, तो वो लह की साउंड आ रही है, लेकिन ल हाँ वाल जी। ऐसा कोई लेटर नहीं है हिंदी में स्पेसिफिक कि हाँ। ये दोनों मिल करके कोई हिंदी का लेटर एडिशनल बना रहे हो। बाकी वो जो मैंने सात आठ बताए थे वो अलग से लेटर हिंदी में है, और वो जो कॉम्बिनेशन के साथ बन वो रहे हैं बन। इस हाँ। वजह से बताए थे। हम्म। बाकी लग तो ये ठीक। और भी जगह जाता है, बाकी इवन फारसी में, ये तो अभी हम उर्दू कर रहे हैं। उर्दू में जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर इस्तेमाल आपका ये वाले हे के साथ होता है, या फिर आपका ये छोटे हे, छोटी हे के साथ होता है। इस वाले को ज़्यादातर हम कॉम्बिनेशन लेटर्स के साथ ही देखते हैं। लेकिन जब फारसी में लिख रहे हो, फारसी में ज़्यादा ये यूज़ होता है। ओके। फारसी में एच के लिए कॉमनली यूज़ होता है ये। अच्छा। हम्म। ठीक है सर। क्या सर? सर मेरा स्टार्टिंग का निकल गया है थोड़ा सा। नहीं, हमने अभी कुछ शुरू ही नहीं किया, हम तो बस वो डाउट्स ले रहे थे। जी। ओके। ओके अभी सर। अभी नया टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, हम वेट ही कर रहे थे कि सारे लोग आ जाएं, तो हम अभी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी थैंक यू भी सर। शायद कुछ लोग रहते हैं। अ, चलो यस सर, मीनवाइल मैंने बाकी आते मैंने भी रहेंगे। अभी इट ज्वाइन किया है। इट्स ऑलरेडी 42, तो हम गुड स्टार्ट कर इवनिंग देते हैं सर। अपना टॉपिक। हाँ, हेलो सर। नमस्ते मीना वीना जी। हेयर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग वीना जी। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी अब जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर उनको बाद में कवर करा देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन का, एन और गेन। अब बेसिकली दोनों ही मतलब एक ग्रुप में है। एन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है लेटर। गेन पहले मैं कंप्लीट करा देता हूँ कि एन और गेन, पहले तो एक पॉइंट आप ये पकड़िएगा कि दोनों ही लेटर जो हैं एन ग्रुप के, एन और गेन, ये अरेबिक वर्ड्स के अंदर यूज होते हैं। मतलब ये उन्हीं वर्ड्स में यूज होंगे जो जो अरेबिक ओरिजिन के हैं। उर्दू में तीन तरीके के वर्ड्स हैं वोकैबलरी में। एक होते हैं जो कि अरेबिक वर्ड्स हैं। अब अरेबिक वर्ड्स, उसके बाद दूसरे तरीके हैं पर्शियन वर्ड्स हैं, और तीसरे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो लोकल लैंग्वेजेस थी, पंजाबी, ब्रज, मैथिली, अवधी, आपका खरी बोली, और आसपास की जो लैंग्वेजेस, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान के लोकल लैंग्वेजेस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड थी, उन लैंग्वेजेस में से जो वर्ड्स आए हैं, जो अपने लोकल इंडियन वर्ड्स हो गए, लोकल वर्ड्स। तो ये इन तीन कैटेगरी के वर्डिंग्स के साथ में उर्दू बनी है। ठीक है। अब बहुत सारे वर्ड्स अरबिक से डायरेक्टली भी आए हैं, क्योंकि अरब्स के साथ हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है, तो वो इवन प्री इस्लामिक एरा से भी व्यापार होता था। अरब्स इंडिया आते थे और सामान लेकर के जाते थे, और इंडियंस भी अरब कंट्रीज में जा कर के, सऊदी वगैरह में जा कर के सामान का लेन देन होता था। तो लैंग्वेजेस का भी लेन देन होता था। कुछ वर्ड्स वो हमारे यूज़ कर लेते थे, कुछ हम उनके यूज़ कर लेते थे, तभी वार्तालाप भी हो पाता था। तो कुछ अरबिक लैंग्वेज डायरेक्टली आई है, कुछ पर्शियन के थ्रू आई है। बिकॉज अरब्स ने जब ईरान या ईरान वाले एरिया में, खुरासान में जब कब्जा किया, वहाँ तक अरब्स पहुँचे, तो पर्शियन लैंग्वेज ने भी बहुत सारे अरब वर्ड्स अपने अंदर ले लिए। ठीक है। अब जब पर्शियन वोकैबलरी उर्दू में आई, तो उन पर्शियन के ओरिजिनल वर्ड्स के साथ साथ जो उनके अरबिक लोन वर्ड्स थे, जो वो अरबिक वर्ड्स पर्शियन यूज़ करते थे, वो भी उर्दू में यूज़ होने लगे। तो दो तरीके के अरबिक वर्ड्स, एक डायरेक्टली आए हैं, एक पर्शियन के थ्रू आए हैं। और पर्शियन के ओरिजिन वर्ड्स वो अलग होते हैं, इंडियन लोकल लैंग्वेज के, इवन संस्कृत के वर्ड्स वो अलग हैं। अब बाकी सारे लेटर्स तो
कॉमनली यूज होता है कि तीनों ही टाइप की वोकैबलरी के साथ बाकी लेटर्स का यूज होता है, लेकिन एन ग्रुप, एन और घेन, ये दो जो लेटर्स हैं ये सिर्फ अरबिक वोकैबलरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, या जो वर्ड्स डायरेक्टली अरबिक से आए हैं उनकी स्पेलिंग, मतलब अरबिक लैंग्वेज में हम इन दोनों लेटर्स के साथ उनको लिखते हैं, तो वही सेम स्पेलिंग के साथ हम उर्दू में भी लिखते हैं। ठीक है। पर्शियन के वर्ड्स और लोकल इंडियन वर्ड्स में इन दोनों लेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। तो जो भी हमें वर्ड्स अगर मिलेंगे या कुछ वर्ड्स में ये मतलब दिखेंगे आपको बुक्स में लिखे हुए, तो मान के चलिए कि उनका जो रूट है वो अरेबिक लैंग्वेज से है। और ऐसा नहीं है कि बहुत फॉरेन वर्ड्स मिलेंगे, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत सालों से, 800-900 सालों से, 1000 सालों से वो वर्ड्स कॉमनली हमारी लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कई बारी कि वो अरबिक ओरिजिन के हैं। फॉर एग्जांपल इस्तेमाल, इस्तेमाल वर्ड अरबिक का है, अकल वर्ड अरबिक का है। अकल का मतलब दिमाग, और इस्तेमाल हम जो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल वर्ड भी अरबिक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अरबिक है बट हमें पता नहीं है कि वो अरबिक है, बट कॉम जो यूज़ होते हैं वो अरबिक के अंदर ही ये दोनों लेटर्स यूज़ होंगे। अब जो गेन है, गेन पहले कंप्लीट कर देता हूँ। गेन आपको साउंड देता है GH की। फॉर एग्जांपल गुलाम, गुलाम, बेसिकली गुलाम GULAM गुलाम नहीं होता, वो GHULAM गुलाम होता है। वो हल्की सी ग के बाद ह की भी साउंड आती है, ग, गुलाम। तो इस तरीके से आप, जैसे गुलाम वर्ड इससे लिखा जाता है, गालिब, गालिब भी इसी से लिखा जाता है। अब वो GALIB, गालिब नहीं है, वो गालिब है। वो ग के बाद हल्की सी ह की भी साउंड आती है, तो गालिब, गुलाम, उन वर्ड्स में, और ये दोनों वर्ड्स अरबिक से ही ओरिजिनेट हैं, इसलिए वो गेन के साथ लिखे भी जा रहे हैं। और ये साउंड आपकी गेन की है, जो सेकंड लेटर है एन ग्रुप का, GH, बेसिकली GH की साउंड है। सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को, कि एक होता है हमारे पास काफ गाफ वाला, गाफ होता है, वो आपको G की साउंड देता है, ग की साउंड देता है, ग गमले वाली। ये आपको GH की साउंड देता है, घ की साउंड देता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों। अब गेन का क्लियर हो तो गया। ये GH जो है फिर हम घ के लिए भी यूज करते हैं, इसके लिए जैसे घर, घर घर, से घर। नहीं, बिल्कुल अभी मेरे को घर में नहीं इस्तेमाल होगा। घर में आप गेन के बाद दो चश्मी हे लगाओगे और फिर रे लगाओगे। घर हिंदी घर, का वर्ड है, मतलब सर खड़ी इंडियन खड़ी लोकल वर्ड में है, वो अरबिक वर्ड नहीं है। अच्छा खड़ी अरेबिक में में यूज होगा, करेंगे, ठीक ठीक। हम्म। खड़ी में यूज करेंगे ये इसमें दो चश्मी घड़ी। घड़ी में देखना पड़ेगा घड़ी की स्पेलिंग क्या है। अभी फिलहाल फिर स्पेलिंग पे नहीं घड़ी जाते में हैं। भी दो अभी चश्मी है के हम साथ ही होगा। एग्जाम्पल्स अभी देख लेंगे इसके, और किसकी क्या स्पेलिंग है वो भी देख लेंगे। अभी कॉमनली मेरे को एक एक वर्ड की स्पेलिंग का अभी आइडिया नहीं है, घड़ी का हमें चेक करना पड़ेगा। वी विल डू दैट। जी फिलहाल अभी चेक कर लेंगे मुझे लगता है मोस्टली घड़ी भी आपको। दो चश्मी है के साथ आएगी ग्राफ में। देख लेंगे वो अभी जी आगे का सर। टाइम, तो हाँ उसमें जी। टाइम वेस्ट ना कीजिए। अभी फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अभी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्ड्स हम देख, वर्ड्स और उनकी स्पेलिंग्स हम अभी देख लेंगे। जी ठीक हाँ है। जी, हाँ जी सर। ठीक है। जी तो गेन आपका GH की साउंड के लिए हो गया। और मोटा मोटा जो ध्यान रखना है कि एन और गेन अरबी के ओरिजिनल वर्ड्स जो होते हैं, जो अरबिक लैंग्वेज से उर्दू में आए हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है, उन्हीं में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं एन पे। एन बहुत ही यूनिक लेटर है, बिकॉज ये एबिलिटी रखता है आपके सारे वोवल साउंड्स को, आ, मतलब वोवल साउंड्स के लिए अपेयर होने में, कि जितने भी आपके वोवल साउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके कितने वोवल साउंड्स हैं। पहला है आपका अ के लिए आप
यूज करते हैं जबर, या अलिफ इस्तेमाल होता है सिर्फ शुरुआत में। फिर है आपका आ इस्तेमाल होता है, आ के लिए अलिफ इस्तेमाल होता है, या अलिफ मद शुरुआत में। ठीक है। अब ई है, छोटी ई है, वो आप जेर इस्तेमाल होता है, या बड़ी ई के लिए आपके पास आ, छोटी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। ए है, या आपके पास ए है। ठीक है, ए और ए के लिए आपके पास बड़ी ये है। ठीक है। और ओ की साउंड के लिए आपके पास आ, वो है, वाव है। ठीक है। ऊ की साउंड के लिए भी आपके पास वाव है, बड़े ऊ के लिए आपके पास वाव है, और छोटे ऊ के लिए आपके पास पेश है। ठीक है। तो बेसिकली अलिफ, वाव, बड़ी ये, छोटी ये, और जेर जबर पेश, ये सारे आपके वॉवल साउंड्स देते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये सारे साउंड्स आपको एन भी देता है। अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे इन लेटर्स की जगह पे एन का इस्तेमाल हो रहा है इन साउंड्स के लिए। वो वर्ड बाय वर्ड मतलब डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आपको अलिफ भी आ सकता था आ की साउंड के लिए, लेकिन वहाँ पे अलिफ नहीं आया, वहाँ पे आ की साउंड के लिए एन का इस्तेमाल कर लिया। अब वो वर्ड पे डिपेंड करेगा, अब उस वर्ड की स्पेलिंग पे डिपेंड करेगा। और वो जब तक आपको नहीं पता उस वर्ड की स्पेलिंग, तो आप ये गलती कर सकते हो कि आप अलिफ से लिख दो, कॉमनली वो यूज होता है। वो मैटर वहीं पे, वो इसी तरीके का मैटर है कि जो आपका सिन स्वाद वाला मैटर है, कि सिन से लिखना है या स्वाद से लिखना है या से लिखना है, क्योंकि तीनों ही स की साउंड दे रहे हैं, आपके पास तीन ऑप्शन है। वही चीज आपके पास यहाँ है कि आपके पास ऑप्शन है कि अलिफ आएगा या एन आएगा, या छोटी ये आएगा या एन आएगा। वो कहाँ पे आ रहा है, वो वर्ड क्या है और उसकी स्पेलिंग क्या है, वो मैटर करता है। और जब तक आपको उस पर्टिकुलरली वर्ड, उस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग नहीं पता है, तो मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। और हर वर्ड की स्पेलिंग की पहचान होना, उसमें वक्त लगता है, क्योंकि आप जितनी रीडिंग करोगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स आप आंखों से देखोगे, उतने ज़्यादा वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग आपको पता चलेगी। और ये पहले साल में मुमकिन नहीं है कि आपको 100% सारे वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग उर्दू में आ जाए। टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो टाइम टू टाइम आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग है, तो वो चलती जाएंगी चीज़ें। बाकी जितने अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, और इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, एन के रूल्स हैं। ये रैंडम नहीं है कि आ, ये अ की साउंड कहाँ दे रहा है, आ की साउंड कहाँ दे रहा है, ई की साउंड कहाँ दे रहा है। इसके लिए रूल्स हैं, वो रूल्स हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। और फिर हम इन दोनों के कुछ वर्ड्स देखेंगे। फिलहाल मोटा मोटा यहाँ से चीज़ समझने की है कि जितने भी हमारे वोवल साउंड्स हैं, पहले तो वोवल साउंड्स कौन से हैं, अ आ ई उ, ये वाले हमारे वोवल साउंड्स हैं, जो कि हमारे अलिफ, बड़ी ये, छोटी ये, और वाव, ज़बर ज़ेर पेश, इन सब के साथ हमको उर्दू में मिलते हैं। और उन्हीं साउंड्स को एन भी दे सकता है, लेकिन एन सिर्फ अरबिक वाले वर्ड्स के अंदर ऐसी साउंड्स को दे सकता है, सिर्फ अरबिक वाले वर्ड्स में ही यूज होता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया सबको। हाँ जी सर। सर यस सर। हाँ। सर आपने कहा कि अरेबिक वर्ड्स में ये यूज होते हैं, हम्म। तो क्या अरेबिक वर्ड्स में सिर्फ एन ही यूज होगा, उसमें ये वाव जबर नहीं नहीं, पेश या नहीं नहीं, एन बाकी सारे लेटर्स तो सब में यूज होते हैं, और बाकी सारे लेटर्स अरबिक वाले वर्ड्स में भी यूज होते हैं। ठीक है।
लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स में इन लेटर्स की जगह पे एन का इस्तेमाल हुआ है। अब उसका एक रीजन और भी है, वो मैं आगे अभी बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने अगर उसको बताया वो थोड़ा अरबिक ग्रामर का पार्ट है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। फिलहाल मोटा मोटा हमको ये समझने वाली चीज है कि अभी यहाँ से हमको ये चीज लेनी है कि ये जो वॉवल साउंड्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, इनको सेम साउंड्स आपको एन भी प्रोवाइड करा सकता है अरबिक वर्ड्स के अंदर। बाकी अरबिक वर्ड्स में ये वाले जो लेटर्स हैं ये भी इस्तेमाल होते हैं, इनका इस्तेमाल वर्जित नहीं है। बस एन और गेन का इस्तेमाल वर्जित है, दूसरे पर्शियन के और लोकल जो हमारे हिंदी या संस्कृत के वर्ड्स हैं उनमें इस्तेमाल इनका नहीं मिलता, सिर्फ अरबिक के वर्ड्स में मिलता है एन और गेन का। बाकी सारे लेटर्स हर जगह यूज होता है। सर ये गैन वर्ड तो जैसे बगैर लिखना है तो उसमें गैन नहीं आता है बगैर, हाँ आ सकता है, वो है देखना ना? पड़ेगा। बगैर बे और गैन और ये और रे। वो चेक कर लेंगे, हाँ मोस्ट प्रोबेबली आता है। तेरे बगैर मेरा अजीब आलम है, ये महाराज जी की गजल में वैसे ही मैंने देखा था। बगैर में गैन आता है जी। ठीक है, हाँ जी। सही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अभी आगे इसका देख लेते हैं। जी। अब इसको कैसे लिखना है पहले वो देख लेते हैं। इसकी आप देखा जाए तो इनिशियल, मीडियल, फाइनल, तीन अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और आइसोलेटेड अलग तरीके से लिखा जाता है। टोटल ये चार तरीके से लिखा जाता है। एग्जाम्पल, एक तो आपका ये वाला हो ही गया एन, ठीक है। ये हो गया आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अगर नॉन कनेक्टर अकेला के के बाद बाद। में आखिरी में, पहली बात तो ये क्यों कनेक्टर है तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होगी, तो ये जो फाइनल फॉर्म है ये आपकी लास्ट में ही आएगी। अगर इस पे वर्ड खत्म हो रहा है तो, एन या गेन पे वर्ड खत्म हो रहा है तो आपका ऐसा आएगा। और ऐसा तब आएगा जब ये नॉन कनेक्टर के बाद आ रहा है। अगर ये कनेक्टर के बाद आ रहा है तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होके आएगा। तो ये जो चीज़ है इसकी ऐसे करके कनेक्ट हो जाती है कि मतलब आगे वाले से कनेक्ट हो गया, मान लो बे के बाद आ रहा है तो ऐसे करके कनेक्ट हो जाता है। अलिफ के बाद आ रहा है तो गैप दे के आएगा, वो एज इट इज आएगा। सर तो पहले छोटा इनिशियल सा बताओ, इनिशियल मिडल फिर लास्ट। हाँ वो अब मीडियल, अब इनिशियल बताएं तो इनिशियल में ऐसे, और फिर यहाँ से वो कनेक्ट होगा। जैसे हम उल्टा फोर लिख देते हैं, जैसे ये चार लिखा ना, चार को टेढ़ा कर दोगे तो ये इनिशियल फॉर्म है इसकी। ऐसे करके फिर अगला लेटर इसके आगे, जैसे मान लो शिन कनेक्ट करना है, काफ कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। तो ये आपका इनिशियल है। और मीडियल जब दोनों तरफ कनेक्टर है तो इस तरीके से आएगा। मतलब यहाँ से कनेक्टर से कनेक्ट हुआ, ऐसे लाइन टेढ़ी गई, ऐसे सीधा आया, फिर ऐसे टेढ़ी वापस। तो बेसिकली ऐसे उल्टा ट्रायंगल सा बनता है ये, यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे। और ये कई बार ऐसे बंद भी होता है। कई बार ऐसे बुक में आपको ऐसे चोंच थोड़ी सी इस तरफ गिरती हुई भी मिलेगी, लेकिन जब अगर आप खुद लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख करके इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि पेन से ऐसे फिर फिल तो नहीं करोगे ना। बाकी आपको बुक में ऐसा फिल मिल सकता है। तो ये इसका मीडियल है। मीडियल तब जब दोनों तरफ कनेक्टर हैं। तो अगर एक तरफ नॉन कनेक्टर के बाद ही ये अगर आ रहा है, मान लो अलिफ के बाद आ रहा है, तो वो वैसे ही आएगा जैसे इनिशियल आ रहा है, क्योंकि नॉन कनेक्टर के बाद तो इसकी शुरुआत ही हो रही है ना, भले ही बीच में है, तो वो शुरुआत वाला आएगा। अगर कनेक्टर के बाद आ रहा है तो वो ऐसा आएगा। और आखिरी में आ रहा है तो फिर जब कनेक्ट हो रहा है तो आगे कुछ है नहीं, तो फिर वो नीचे गिर जाता है, तो फिर वो वैसा बन जाता है जैसा कि फाइनल में कनेक्टर के साथ है। जैसे ये सर, अगर ये नॉन कनेक्टर के बाद आ रहा है फुल, फिर इसके बाद फिर एक कनेक्टर है,
तो अगर मतलब वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। मान लो नॉन कनेक्टर है, उसके बाद एन आ गया, और उसके बाद फिर अभी कनेक्टर, अभी वर्ड और भी है। अच्छा। हाँ उसके बाद और भी है, फिर वो आ जाएगा ऐसे। अगर एन अच्छा। है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, दो ही लेटर हैं, तो ये अलिफ के बाद एन, ऐसे पूरा आ जाएगा। अच्छा, और है तो फिर हम वो इनिशियल वाला यूज करेंगे। हाँ, हम्म। वो तो ऑब्वियस ही है ना। देखो नॉन कनेक्टर के बाद तो अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो, हम्म। और तो वो तो शुरुआत ही हो रही है ना उसकी, उस हिसाब से अच्छा। कि हाँ वो जी, तो हाँ जी। शुरू से ही लिखा जा रहा है, उससे पहले वाला वो किसी से कनेक्ट नहीं हुआ। हम्म। नॉन कनेक्टर के बाद होना, और या तो उसके आगे कुछ भी ना हो, या नॉन हम्म। कनेक्टर हो, तो उसके लिए तो बात बराबर ही है, क्योंकि उसने तो शुरुआत ही हम्म। कर, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी, ठीक ठीक, थैंक यू। जब दोनों तरफ कनेक्टर होते हैं, शुरू में भी और बाद में बल्कि नॉन कनेक्टर भी हो तो चलता है, लेकिन पहले कनेक्टर है और उसके बाद एज अ सेकंड आ रहा है, तब वो जो प्रॉपर मीडियल फॉर्म है वैसी आएगी। हाँ जी। ठीक है, तो ठीक क्लियर हो ठीक। गई, इसकी फॉर्म्स हाँ क्लियर जी। हो गई। बाकी हाँ तो हम जी। और हाँ जी। वर्ड्स देखेंगे अभी, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। हाँ मोटा जी, ठीक। मोटा आइडिया लग गया। हाँ जी, ठीक, थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं श्याम सुंदर जी। अभी आई थिंक आपके लास्ट दो लेक्चर्स में वो रह गया होगा ना, आपका स्वाद और तोए जोए हो गया था, क्या रह गया था? हाँ, अभी जो भी रह गया मैं पिछली रिकॉर्डिंग देख के सर आपके लिए प्रिपेयर कर लूंगा। ओके, कोई सॉरी। बात नहीं। मीनवाइल अगर आपको लगे किसी चीज़ में डाउट, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो क्लास के बाद, बहुत या कल या बहुत। परसों, कभी भी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। करूँ। जी, अभी फ्री हुआ हूँ कल ही। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। Thank you, sir। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसके रूल्स किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो पहला जो आपका है वो है अ। अ की साउंड इसकी कैसी आएगी? अगर एन के ऊपर जबर आया हुआ है, मतलब एन के ऊपर जबर लगा रखा है, ठीक है, तो आपकी जो साउंड आएगी वो अ की साउंड आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्श। अर्श शायद आसमान को बोलते हैं, अर्श से फर्श तक, वो अर्श जी। वाला अर्श है। हाँ तो जी। ये एन, एन के बाद रे और शिन, अर्श। तो यहाँ पे जो साउंड ये दे रहा है, ये अ की दे रहा है। नॉर्मली वो वाली साउंड जो कि शुरुआत में अलिफ देता है, ठीक है, बिना मद के, वो वाली अ वाली साउंड इसकी अ की आ रही है, क्योंकि एन के ऊपर जबर लगा हुआ है। ठीक है, इसको अलिफ और रे करके शीन नहीं कर सकते, अर्श ऐसे नहीं लिख सकते? अलिफ रे। सही आएगा, एकदम सही कह रहे हो। अलिफ के साथ भी अर्श ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अर्श की सही स्पेलिंग एन के साथ। यहाँ स्पेलिंग का जी। मैटर है। आप लिख जी तो, सर। आप वही चीज स्वाद के साथ भी लिख सकते हो, जो चीज आप सिन के साथ लिख सकते हो वही चीज आप से के साथ लिख सकते हो। ये अरेबिक होगा ना, लेकिन इसलिए हाँ, ये ऐसे यूज किया है। हाँ वो अरेबिक का भी मैटर नहीं है। बहुत सारे अरेबिक वर्ड्स में अलिफ भी इस्तेमाल होता है, एन इस्तेमाल नहीं होता है। हंड्रेड हम्म। परसेंट अरेबिक वर्ड्स में एन का रिप्लेसमेंट नहीं है ये, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स में है। वो वर्ड हम्म। टू वर्ड डिपेंड करता है, वो आपको वर्ड टू वर्ड ही पढ़ने के बाद वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, उसका और कोई लॉजिक नहीं है, वो आपको वर्ड की स्पेलिंग का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वो लॉजिक दे रखा है, वो ये दे रखा है, रूल इस बारे में है कि कब अ की साउंड देगा, कब आ की साउंड देगा, कब ऊ की साउंड देगा। उसके छोटे मोटे रूल्स ये हैं कि उसके ऊपर कब जबर होगा तो अ की साउंड आएगी, या नीचे जेर होगा तो ई की साउंड आएगी, या उससे पहले वाला लेटर क्या होगा या उसके बाद वाला लेटर क्या होगा। वो थोड़े बहुत रूल्स हैं एन के, कि उसकी साउंड कौन कौन सी, फिर कौन से वॉवल के साथ वो चेंज हो रही है, वो उस बारे में है। बाकी किस स्पेलिंग में या किस वर्ड में एन आएगा या किस वर्ड में एन नहीं आएगा, वो ओरिजिनल वॉवल वाला लेटर आएगा, या मान के चलिए बड़ी ए छोटी ए या वाओ,
तो वो स्पेलिंग पे ही डिपेंड करता है, वो उस वर्ड पे ही डिपेंड करता है, उसका कोई आप उसको पहले से नहीं जान सकते, उसको आपको पढ़ के ही पता लगाना पड़ेगा कि हाँ ये अरबिक ओरिजिन का है, इसमें एन आता है। उसका बेस्ट तरीका होता है कि रीडिंग, आपको जब सारे लेटर्स की मालूमात हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रीड करेंगे या बुक्स पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उर्दू वाला, तो आपको नए नए वर्ड्स का और उनकी करेक्ट स्पेलिंग का पता चलता जाएगा। अभी अब आपको पता लगा अर्श इससे लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको कोई बोलेगा अर्श लिखने के लिए तो आपके माइंड में रहेगा कि एन के साथ लिखना है, अलिफ के साथ नहीं लिखना है। हो सकता है आज की क्लास से पहले या मान लीजिए शायद सर ने भी कराया होगा, बट कई लोगों को नहीं पता होगा कि अर्श एन से लिखते हैं। तो जब तक नहीं पता था, इवन जब तक मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी अलिफ से लिखता था। तो वो जी पता लग जाने के बाद आपको पता लग जाता है कि हाँ अब एन से लिखना है। जब तक नहीं पता था, नहीं पता था। जी। अब यहाँ पे आपका अ की साउंड आ रही है, तीन और एग्जाम्पल्स हैं। पहला है असअद। अब यहाँ पे एक चीज मैं नोट करवाऊंगा कि जब जैसे बीच में अब एन आता है ना, जैसे की साउंड के लिए, और ऊपर जबर है, अब हम इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे असद। एन है, अलिफ है और फिर सिन है, तो आपका अस हो गया। अब एन आ रहा है और फिर दाल आ रहा है, लेकिन एन बीच में आ रहा है, थोड़ा सा हम पॉज लेंगे, यहाँ पे हल्का सा पॉज आएगा, अस अद। तो अस अद पढ़ा जाता है बेसिकली, उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है आप। एक होता है कि कॉन्टिन्यूएशन में चला गया ना, तो बीच वाले वर्ड्स मिक्स होके आगे चले जाते हैं, असद। अब असद में देखा जाए तो बीच वाले का कुछ खास साउंड नहीं है, वो स और द का साउंड है, असद, स द। तो अगर असद लेकिन पढ़ना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? नहीं, इसको असद को आप असद ही पढ़ते हैं, मतलब इट्स लाइक जो पर्टिकुलरली वर्ड है, ये अरबिक का वर्ड है असद, हम्म हम्म उसको ऐसे ही पॉज दे करके ही उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। बहुत लोग गलत प्रोनाउंस भी कर लेते हैं, असद भी पढ़ लेते हैं, तो इट्स ओके, कोई ऐसा। असद है ही नहीं, असद है, हाँ, असद असद, असद। असद, हल्का सा, हम्म बहुत ज्यादा भी नहीं, बट हल्का सा आपका बीच में पॉज रहता है, बिकॉज यहाँ पे पॉज देना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, बताया ये जाता है कि आप प्रॉपरली थर्ड लेटर जो एन है उसको भी प्रोनाउंस करो प्रॉपर, उसको भी समय मिले प्रोनाउंस होने का। आप उसको हम्म कॉन्टिन्यूएशन में ले जा करके उसकी प्रोनाउंसिएशन को दबा ना दो, लाइक असद। अब असद हम्म के अंदर वो थर्ड वाले की साउंड जो है वो कम हो गई, उसकी प्रोनाउंसिएशन कम हो गई। यहाँ पे जब आपको उसको पूरा प्रोनाउंस करना है, तो इस हम्म, वजह से पॉज दे करके अस, फिर उसके बाद अद को भी हम्म, प्रोनाउंस, मतलब वो प्रॉपर प्रोनाउंस होना चाहिए, इसलिए अस अद। तो वो जैसे हमें की साउंड इसमें आएगी। इसमें हमें डॉट दिया हुआ है अस के बाद, और हमें नहीं, अब जब आप जैसे कोई भी होमवर्क देते हैं बिना डॉट के असद ASAD लिखते हैं, तब भी हमें ऐसे ही लिखना है, राइट? देखो हाँ, डॉट कई बार नहीं भी होगा, देखो इंग्लिश का तो यही है ना कि हम इंग्लिश में बताया जा सकता है, अब कोई हम्म, प्रॉपर रूल थोड़ी है कि डॉट दे करके डॉट दो, कई लोग डॉट नहीं भी देते हैं। हाँ जी, असद लिखना है, लेकिन लिखना ऐसे ही है चाहे कैसे भी हो। कौन सी वर्डिंग का है वो, हम्म कौन सी वर्डिंग का है वो, मतलब कौन सी लैंग्वेज से आया है, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो तो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज ही बताएगी ना। हम्म आप दूसरी किसी लैंग्वेज में तो अपनी क्या कहते हैं, क्या कहते उसके हिसाब से ही दे सकते हो कि बताने के लिए कि हाँ इंग्लिश में ऐसे, आप कई जगह डॉट ना भी लगाओ, लेकिन लेकिन सर अरेबिक के अंदर तो उसको असअद ही बोला जाएगा ना। अब इंग्लिश लेकिन में सर डॉट नहीं डॉट ना लगी तो आप लगाओ, उसको असद। एक्चुअल वर्ड इज लेकिन सर गैप तो दोगे असद। ना, डॉट तो ना लगाओ। नहीं, देखो वही डॉट इसीलिए तो लगा रखा है, एक ही वर्ड है ना, गैप दोगे तो वो दो वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे पॉज सर देना, इसी इसका वजह से डॉट लगा मीनिंग रखा है क्या कई होगा? जगह। असद शायद शेर को बोलते हैं, सर ये फिर देखना पड़ेगा। एन से शुरू क्यों नहीं हुआ?
इससे क्यों शुरू हुआ? स्पेलिंग है। अब ओके। अलिफ को यूज करना अरबिक वर्ड के अंदर कोई क्राइम नहीं है, यूज होता है वो भी। कई जगह पे अलिफ इस्तेमाल होता है, कई जगह पे एन इस्तेमाल होता है। तो वो वर्ड टू वर्ड, वही चीज बताइए कि वर्ड टू वर्ड मैटर करता है वो, उसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे असद की स्पेलिंग में अलिफ आता है शुरुआत में, एन नहीं आता। तो वही जो स्पेलिंग आपकी अरबिक के अंदर थी, वही आपकी एज इट इज उठा करके आप उर्दू में लेकर के आए हैं। तो इस वजह से वहाँ पे, क्योंकि एक चीज मैं आपको एक और बताता हूँ, अरबिक ना बहुत ज्यादा इंजीनियर्ड लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा। उसमें अरबिक को प्रोनाउंस करने में आपने कभी अगर देखा हो कि जिस तरीके से कुरान को वो रिसाइट करते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, डिफिकल्ट लगता है, सुनने में भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो अरबिक बोलना अपने आप में इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, मतलब उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाए अगर एक एक वर्डिंग्स को तरीके से। तो एन जो उर्दू में तो आपको वॉवल साउंड्स दे रहा है, लेकिन एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी। हाँ, तो कहने का भाव ये है कि स्पेलिंग टू स्पेलिंग मैटर करती हैं चीज़ें। और जहाँ तक बात रही इंग्लिश में डॉट होने की ना होने की, उससे मैटर नहीं करता। कि रेफरेंस के तौर पे आप हिंदी या इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज का वर्ड लिखते हो, ताकि जिसको उर्दू नहीं पढ़ने में आ रही, तो वो इंग्लिश में उसको पढ़ सके कि हाँ असद लिखा है। अब इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है कि आप असद पढ़ो या असअद पढ़ो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन असअद है। ठीक है, तो अगर तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है किसी भी वर्ड की, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि बेइज्जती नहीं होता, बेइज्जती होता है, तो वो बे के बाद इज्जती, उसमें थोड़ा सा गैप रहता है। इसी तरीके से असअद सही प्रोनाउंसिएशन है, और असद उसका डिस्टॉर्टेड वर्जन है। लेकिन अगर आप असद भी पढ़ रहे हो तो ठीक है, चलने दो, कॉन्टिन्यूशन में सही है। जब तक आपको करेक्ट नहीं पता, आपको करेक्ट पता है तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के अगर आप करेक्टली उसको प्रोनाउंस कर लोगे, तो वो बेटर रहेगा, वो आपकी लैंग्वेज उससे सुधर रही है। तो प्रोनाउंसिएशन का मैटर बस यही रहता है कि कौन किस तरीके से बोल रहा है। हालांकि लोग ज़्यादातर एक दूसरे की प्रोनाउंसिएशन को जज नहीं करते हैं, और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि अगर दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है तो मैं ये नहीं सोचने बैठूंगा कि इसने वर्ड को प्रोनाउंस अच्छे से नहीं किया, इसने लिखना जिंदगी हमें को परफेक्टली इसने है। जिंदगी को जिंदगी बोल दिया तो बोल दिया, इट इज ओके। तो लिखना हमें ऐसे ही है, चाहे हम असद बोले या असद। लिखना उर्दू में तो यही लिखोगे आप, इंग्लिश हाँ, में जो लिखना मर्जी हमें लिखो। यही है। देखो हाँ इंग्लिश का तो जी। मैटर ही नहीं, हम इंग्लिश पढ़ ही नहीं हम्म। रहे, तो हम्म, उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है, और वो आपने यही है, हाँ, चाहे कुछ भी हो। और इसमें बोलना भी आपने जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो असद है, हम्म। असद। हम्म। ठीक है। जी। और इस तरीके से अब यहाँ पे अब्बास यहाँ पे अब शुरुआत में आया है कि एन, एन के ऊपर जबर, फिर बे, बे पे तशदीद है, 2 बारी बे आया, और फिर अलिफ और सिन, अब्बास। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे
यहाँ जो ऊपर वाला पॉइंट था वो यहाँ असअद वाला ज्यादा अच्छे से बैठेगा, क्योंकि शुजाअत। अब यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूशन में पढ़ तो आप इसको शुजात पढ़ दोगे, शुजात नहीं है ये, शुजाअत। क्योंकि अलिफ के बाद एन आ रहा है, अलिफ आ की साउंड के लिए आ रहा है, एन आपका अ की साउंड के लिए आ रहा है। तो आपने आ और अ दोनों को एक साथ पढ़ना है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूशन में पढ़ोगे तो वो आ के आगे जो छोटा सा अ है वो मिक्स हो जाएगा और आ की साउंड के साथ ही मर्ज होके और त तक पहुंच जाएगा। तो आप कॉन्टिन्यूशन में इसको शुजात पढ़ दोगे, लेकिन शुजात गलत प्रोनाउंसिएशन है, शुजाअत सही प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे भी वही वो अत प्रॉपरली प्रोनाउंस होना चाहिए, इस वजह से अलिफ के बाद थोड़ा सा पॉज देते हैं और फिर अत पढ़ते हैं, शुजाअत। इस तरीके से आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? राठौर जी, चंद्रा जी, एकता जी। यस सर, यस सर। हाँ जी हो सर, हाँ। गया, हो गया। हाँ, और एक मैं जो पॉइंट अभी, हाँ शायद मैं बता भी रहा था कि अरेबिक में ना यहाँ पे तो इवन सिंपलर है कि जो एन है वो वोवल साउंड्स दे रहा है। अरेबिक में और डिफिकल्ट होता है, एन की एक पर्टिकुलरली अलग ही साउंड होती है। वो साउंड हमारी हिंदी में, इवन पर्शियन में वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ही है। इस वजह से जब वो पर्शियन में आई तो पर्शियंस ने ना थोड़ा उसको इजी कर लिया अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा इजी करके फिर प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट ला करके आप ये कह सकते हैं कि वोवल साउंड्स के अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स बना दिए और कुछ उस तरीके से प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब फिर उर्दू में आए तो फिर जो इजियर वे था वो उसी तरीके से फिर वो कंटिन्यू हो गया। एकदम एग्जैक्टली वैसे हम इन वर्ड्स को नहीं प्रोनाउंस कर रहे जैसे कि अरेबिक में होते हैं, और वो वैसा हम कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज उसके लिए प्रॉपरली वो स्किल या वो उन्हीं के तरीके का फिर हमें टोन और लैंग्वेज हमारी बचपन से ही अपब्रिंगिंग फिर वो अरब में होनी चाहिए उसके लिए। क्योंकि अब एक हिंदुस्तानी से अच्छी हिंदी भी कोई नहीं बोल सकता। अगर आप किसी अंग्रेज को हिंदी सिखाओगे तो वो टूटी फूटी बोलेगा। वही चीज़ है कि हमें अगर आप अरबिक सिखाओगे तो हम भी टूटी फूटी बोलेंगे। एकदम एग्जैक्ट संस्कृत का या अरबिक का उच्चारण करने के लिए वो आपको बचपन से वहाँ पे उसी तरीके की अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, उसी तरीके की आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि आप वो लेवल 1 एकदम नेटिव तरीके से आप उस चीज़ को बोल पाएं। तो वही चीज़ जो है ये एन और एन लेटर के साथ हुई पर्शियन में और फिर वो उर्दू में, कि उसको थोड़ा इजी कर दिया गया। तो इस वजह से भी कई बारी फिर वो दूसरे लेटर्स के साथ वो क्लैश करती हैं चीज़ें। हालांकि जब अगर अरेबिक में कहीं अलिफ यूज हो रहा है और उसके साथ फिर एन यूज हो रहा है या कोई दूसरा लेटर यूज हो रहा है तो वो एकदम ही अलग है। क्योंकि अरेबिक में 27-28 लेटर्स हैं, उनकी अलग अलग ही साउंड्स हैं। उन्होंने इस तरीके से नहीं किया कि अब अरेबिक में स्वाद स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो उसका भी सिन से थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन होता है साउंड का। लेकिन उर्दू में दोनों ही स के लिए और कॉमन कर दिया, उसमें डिफरेंट नहीं रखा चीज़ों को। उन्होंने कहा कॉमन है, वो भी स है और वो भी स है। अरबिक में सिन का स जो है उसकी साउंड जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग है, स्वाद की अलग है। उर्दू में और फारसी में सेम हो गई है, इजी हो गई थोड़ी कि आप ज़्यादा माइंड पे वो बॉदर ना करो, डिफरेंस ना क्रिएट करो, सेम ही साउंड के साथ आप कंटिन्यू कर लो। इस वजह से हमको लगता है कि हमारे पास 2 लेटर्स क्यों हैं। और वो जो करेक्ट स्पेलिंग किसी की स्वाद के साथ है तो वो स्वाद के साथ रहेगी, करेक्ट स्पेलिंग किसी की सिन के साथ है तो वो सिन के साथ रहेगी। उन्होंने प्रोनाउंसिएशन तो सिंप्लीफाई कर दी, लेकिन उसके साथ एक मैटर ये भी आ गया कि ये फिर सेम प्रोनाउंसिएशन वाले साउंड्स के साथ हमें 2 लेटर्स मिल गए। किसी की स्पेलिंग में ये है, किसी की स्पेलिंग में वो है। वही चीज़ किसी की स्पेलिंग में अलिफ है और किसी की स्पेलिंग में अलिफ
की जगह पे आपका एन है। अब अब्बास में शुरुआत में अलिफ भी आ सकता था, लेकिन वो एन आया हुआ है। जिसको नहीं पता वो अब्बास को अलिफ के साथ लिख सकता है, जब तक नहीं पता। अब आपको पता है तो आप फिर एन के साथ लिखोगे। ठीक है। क्लियर है ना? किसी को अगर थोड़ा अगर लग रहा हो कि बात ऊपर से जा रही है तो बता भी सकते हो। जैसे सर नहीं ये सर, अब्बास लिखा हमने, हाँ ये मतलब परफेक्ट स्पेलिंग है। इसको हाँ। हम जैसे हमें हमने बीच में मिडिल में भी आइन यूज किया है, तो हम अब के बाद आइन यूज कर सकते हैं, अब आस अब्बास। नहीं, हम्म, वहां पे करेक्ट स्पेलिंग में अलिफ ही है ना। हाँ आप जी। उसको अलिफ का रिप्लेसमेंट ना मानो। उसको ये है कि वो जहाँ पे एन है वहाँ एन है, जहाँ अलिफ है वहाँ अलिफ है। अलिफ आएगा, मतलब अब्बास में जी अलिफ आया लास्ट में, शुरुआत में एन आया है। तो हाँ, ऐसे ही असद में आप शुरू में इंटरचेंज अलिफ नहीं कर आया, सकते। हाँ वही आएगा। हाँ, वही आएगा, वो करेक्ट स्पेलिंग हम्म, वही है, आप उसको जी। इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है ठीक। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड आ। अब अगर एन है और एन के तुरंत बाद सेकंड लेटर अलिफ है, और एन और अलिफ का अगर एज अ कॉम्बिनेशन आ रहा है, तब हमेशा हमारे पास जो साउंड आएगी वो आ की साउंड आएगी, जो कि अलिफ मद शुरुआत में और अलिफ बीच में देता है। वही आ वाली साउंड आएगी अगर एन के डायरेक्ट बाद अलिफ आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। आदत। अब आदत में, अब यहाँ पे अलिफ मद आ सकता था, लेकिन अलिफ मद नहीं आया, यहाँ पे एन आया, एन के बाद अलिफ आया, दाल आया, फिर ते आया। आदत। आदत का वही मीनिंग होता है, हैबिट। और ये आदत वर्ड बहुत कॉमन है हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में, लेकिन ये अरबिक का ओरिजिन वर्ड है। अरबी भाषा से आदत वर्ड हमारी लैंग्वेज में आया है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आसाब। अब यहाँ पे एक चीज और इन्होंने बताई, ऊपर वाला तो एन के बाद अलिफ था, आदत। यहाँ पे अलिफ के बाद एन है, तो अगर एन के बाद अलिफ या अलिफ के बाद एन, दोनों ही सूरतों में आ की साउंड आएगी। अब पहले अलिफ है, फिर उसके बाद एन है, फिर स्वाद है, फिर अलिफ है, फिर बे है। आसाब। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अभी तक हमने इसके तीन यूजेस देखे हैं कि सर अलिफ एन के बाद अगर ऊपर जबर है तो अ की साउंड आनी है। बाकी अलिफ के साथ अगर इसका है कि अगर अलिफ से पहले भी आ रहा है या अलिफ के बाद भी आ रहा है, तो आ की साउंड आनी तो ये असाब समझ में नहीं आया। है। ए अलिफ एन दोनों मिल करके बना आ, फिर स्वाद अलिफ बना सा। आ सा, और ब पे खत्म हो रहा है, आसाब। इसका जो मीनिंग है, मीनिंग एक बार देख लेंगे, मीनिंग मेरे को अभी याद नहीं है। हम्म, ये मतलब ये शुरू में अलिफ और आइन दोनों आए हैं, ये नहीं हाँ, समझ में आया। वही चीज तो बताइए कि अलिफ और एन या अलिफ अगर दोनों एक साथ आते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की साउंड आ की आएगी। हम्म, ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये भी वही है कि हमें ऐसे ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो, आसाब। हाँ। ठीक। थैंक यू सर। अब एक और चीज, अगर ऊपर जबर नहीं आ रहा है और बीच में अगर एन हम लिखते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद अगर एन आ रहा है, बीच में आ रहा है,
तो वो आ की साउंड देगा, क्योंकि ऊपर जबर होगा तो वो अ की साउंड देगा, जबर नहीं है तो आ की साउंड आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बे है, बे के बाद एन है, एन के बाद दाल है, बाद। सर एक बात पूछनी थी। तो ये इसमें जो हाँ जी छोटा सा, सॉरी सॉरी, जो आप कह रहे हैं कि छोटा सा ट्रायंगल ऊपर डलता है, वो गैन के लिए डलता है, तो एन के लिए भी डलता है वो ट्रायंगल? सेम है ना, सेम ही तो है मतलब। पे ग्रुप का अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है तो वो बे के लिए भी है, पे के लिए भी है, ते के लिए भी है। सर मैं वो एन सेम और ही तो। गैन की बात कर रही हूँ कि जो हम छोटा सा ट्रायंगल डाल देते हैं ऊपर और वो हमारे को गैन की आवाज देता है, बगैर या खैर, तो हाँ हाँ, वो मतलब। सेम है ना, साउंड वर्ड लेटर तो दोनों एक ही ग्रुप के हैं ना। हाँ, एन तो एन लिखने के में लिए तो भी एक जैसे ही लगेगा। आएंगे, एक जैसे ही तो आएंगे। हाँ, गैन में मतलब बिंदी ऊपर डल जाएगी, नुक्ता हाँ, डल जाएगा। नुक्ता डल जाएंगे। जी 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 इसमें सर। इसमें मतलब एन के बाद अलिफ वो नहीं तो मोटा आएगा? मोटा पॉइंट वीना जी वही चीज है ना, बे ग्रुप के पांचों लेटर्स, जिम जी ग्रुप के सर। चारों लेटर्स, दाल के तीनों जी सर। लेटर्स, सेम ही जी शेप जी। तो रहेगी सबकी। जी उसमें सर, कुछ चेंज बिल्कुल थोड़ी ठीक है। कह रहे हैं। जी बस। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसमें हमने बाद में आइन के बाद अलिफ अलिफ लगा सकते हैं? है। आइन के बाद अलिफ, क्योंकि ये बाद लिखा हमने। नहीं, वही चीज तो बता रहा हूँ कि अब बीच में अगर जब अलिफ इस्तेमाल, एन इस्तेमाल हो रहा है, तो हम्म, यहाँ अब अलिफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप, मतलब अगर जबर नहीं लगा हुआ उसके ऊपर तो एन आपको आ की साउंड देगा। ये इसकी हम्म, मतलब ये फोर्थ यूज हो गया इसका। पहले तीन हमने देखे कि आपका एन के ऊपर जबर लगा है तो अ की साउंड आएगी, एन के बाद अलिफ आया है तो आ की साउंड आएगी, या अलिफ के बाद एन आया है तब भी आ की साउंड आएगी, और ओ, ये बीच मिडिल में में एन इस्तेमाल हो रहा है तब भी आके बिना आएगी? जबर के, तब भी आ की साउंड आएगी। ओह, नहीं, ठीक है मतलब ठीक इसी में अभी से और भी अगर डिटेल। यहाँ पे जबर होता तो हम इसको ब अद पढ़ते, ब अद। हाँ, बद पढ़ते या बअद पढ़ते। अब यहाँ पे इसको हम बाद पढ़ रहे हैं, और ये बाद वो वाला बाद है कि बाद में बात करेंगे या बाद में देखेंगे, या बाद में चाय ठंडी हो जाती है, तो वो बाद है, आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर। हाँ। और इसी को अगर हम बाद, बे अलिफ और दाल करके अगर हम लिखते हैं, उस बाद का मतलब होता है हवा। अगर अलिफ के साथ अगर एन की जगह अलिफ लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा हवा। भैया तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी? हाँ, वो भी बाद है, वो भी बाद है। कहीं कहीं अगर आपने सुना हो तो कहते हैं ना कि आलू बादी करते हैं, तो बाद मतलब वो हवा की बात होती है, कि मतलब गैस करते हैं, तो वो बाद या बादी वर्ड बहुत कॉमन है, यूज होता है। बाद मीन्स हवा, एयर, अगर अलिफ के साथ लिखा जाता है, और बाद अगर एन के साथ लिखा जाता है दैट मीन्स आफ्टर। ठीक है। हाँ जी भैया। अब सर मीनिंग से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अलिफ वाला बाद है या एन वाला बाद है। किससे अंदाजा लगाना पड़ेगा? यानी वर्ड अगर बाद आ गया तो नहीं, वो उसका तो ये मीनिंग क्या है? वो बाद अलिफ हाँ वाला हाँ हाँ, बाद है कि एन वाला बाद है? वो तो आपको देखो बुक में अगर सेंटेंस आप से रीड, पता लगेगा। देखो सेंटेंस से पता यार, देखो चलेगा। अगर आप रीड कर रहे हो, हाँ जी। ठीक है, मैं जी आपसे सर। बाद में बात करता हूँ, हाँ, तो तो मैं ये एन वाला आपसे बाद आ बाद गया। में बात करता हूँ, मैं ये मतलब थोड़ी होगा मेरा कि मैं आपसे हवा में बात करता हूँ। तो बाद जी का सर। मतलब वो तो आफ्टर वाला ही होगा ना। जी सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है। या ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
हाँ जी। अब आ जाते हैं इसमें बाज। अब बाज में भी अगर आप देखोगे बे है, एन है और ज्वाद है। बाज का मतलब होता है फ्यू या सम, कुछ। कुछ के लिए यूज होता है ये बाज। ये वो वाला चिड़िया वाला बाज नहीं है, दैट मीन्स कुछ। आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया था कि आपका जो एन है, अ की साउंड कब दे रहा है, जबर लग रहा है तब। एन अलिफ के साथ आगे पीछे आ रहा है तो आ की साउंड आ रही है। और एन आपका बिना जबर के बीच में आ रहा है तब भी आ की साउंड आ रही है। क्लियर है? उपनेजा जी। जी, श्याम सुंदर जी, खुशबू हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ सर, जी। क्लियर है जी, सबको क्लियर। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर, हाँ हो जी, हाँ रहा जी, क्लियर है। सर एक बात बताओ, ये जो बाज का ब का डंडा बड़ा लगाना जरूरी है, छोटे वाले पे भी चल जाएगा? छोटे पे भी चल जाएगा, वो तो लिख ठीक। रखा है वैसे, वो नस्तलिक है ना। हाँ जी, ठीक है सर। मतलब मैं अगर लिखूं उसको बाज तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी, ये आप ठीक लिख है। सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर एन के नीचे जेर लगा है तो छोटी ई की साउंड आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इत्र। इत्र का मतलब आपको सबको पता ही होगा, परफ्यूम। जो हम छोटी छोटी वो लिक्विड आते हैं ना बॉटल्स में, आ, उसको इत्र बोलते हैं। या लोग आजकल अतर बोलते हैं, अतर भी बोला जाता है। बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो इत्र है। कि एन है, एन के नीचे जेर है, ई की साउंड हो गई। उसके बाद तोय है, और तोय के ऊपर जज्म है, तो वो त की साउंड आधी हो जाती है। फिर रे है, तो इत्र। ठीक है। सर वैसे तो ये जो त के ऊपर ये जज्म लगा है, ये वो छोटा सा कोमा टाइप में भी तो आता है ना, वो भी लग जाएगा ना? हाँ वो तो बुक मल्टी, में तो छोटा सा कोमा लगा हुआ है जज्म, मतलब अगर हम वो लगाते हैं तरीका है, तो। हाँ, वो दो तीन तरीके से वो बनता है, है ना? वो बना सकते हो, हाँ कोई इशू नहीं है, वैसा भी लग जाए। हालांकि मतलब हट तो बनानी जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, जी। ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जबर जेर पेश और ये जज्म वगैरह लगाना कंपल्शन नहीं होता। बाकी हाँ, अगर एन के साथ यूज कर रहे हो, जैसे अब यहाँ पे बताया कि एन में जबर, एन के ऊपर लगा हुआ और ना लगा हुआ फर्क पैदा करता है। कि एन में जबर लगा है तो अ की साउंड आ रही है, एन में जबर नहीं लगा है तो आ की साउंड आ रही है। तो उन चीजों में वहां पे लगाना जरूरी हो जाता है। हाँ सर, बुक्स में और फिर सर ये जज्म। ये जबर इनके साथ होना है, मतलब जैसे पहले बताया जाता है ना, जबर जेर पेश हो या ना हो, ये सेल्फ इम्प्लाइड होते हैं। सेल्फ लेकिन इम्प्लाइड होते हैं। एन के साथ तो होंगे हाँ, ही वो होंगे। वो पार्ट ऑफ द रूल हो गया ना, रूल का ओके पार्ट है, ओ। तो वहां पे लगाओ जरूरी है। अब यहाँ पे इत्र में भी वैसे तो बेसिकली ना भी लगाया जाए। अगर आप इत्र लिख रहे हो और जिसको हम्म पता है इत्र की स्पेलिंग, उसके लिए हम्म सेल्फ इम्प्लाइड है, आप जेर मत लगाओ, तब भी आप इसको इत्र ही पढ़ोगे। आपको ये आपकी नॉलेज के लिए है कि एन के नीचे जेर आता है तो आपको ई की साउंड आएगी। लेकिन जिसको ऑलरेडी पता है, वो ना भी लगाए और आप एन, तोय और रे अगर आप लिखते हो तो वो इत्र पढ़ लेगा बंदा। उसमें जज्म भी जरूरी नहीं है और जेर भी जरूरी नहीं है। तो पहले से नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम सर इसमें, ये सर मतलब जिसको एक्चुअली ना, एडवांस नॉलेज है उसके लिए जरूरी नहीं है, वो बिना लगाए भी काम चला सकता है। तो अगर सर हम हाँ एग्जाम इसमें बुक में टेस्ट में यही अगर हम होता नहीं है। लगाते हैं तो हमारे मार्क्स कटेंगे? नहीं, दो तो देखो, आपको लगाना ही चाहिए एज अ बेसिक स्टूडेंट। इज योर अच्छा। ड्यूटी कि आप परफेक्ट लिखो। तो जी। कोशिश तो करो कि आप जो भी चीज़ लिखो सर बुक परफेक्ट में भी लिखो। ऐसे ही है। क्लियर लिखी जाए। हाँ, क्लियर लिखी जाए। अब जैसे बाकी जो मार्क्स की बात है वो तो सर देखेंगे। अच्छा। नहीं, अभी जैसे कह रहे हैं ना कि कंपलसरी नहीं होते हैं, तो हाँ, इसलिए वो पूछ रही थी बहुत मैं। जगह नहीं होता कंपलसरी, वही चीज़ है देखो। नहीं कटते वैसे तो कोई अगर इतना। हमने पहली हमने चीज़ तो सीखा है देखो तो मैं हमें बता रहा लिखना हूँ, चाहिए। आपको अगस्त तक जब तक आप एग्जाम नहीं दे रहे, तब तक हम्म आपको मार्क्स की तो बात क्लास में करनी ही नहीं चाहिए। मार्क्स का मैटर ही नहीं है आपको। अगर
अच्छे से पढ़ोगे और अभी 3-4 महीने हैं अपने पास। हम्म। सारी चीजें जब क्लियर हो ही जाएंगी तो फिर मार्क्स की टेंशन ही नहीं रहेगी। हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो फिलहाल वैसे तो नहीं कटने चाहिए मार्क्स, बट आप अपने उससे लगा करके चलो, बेटर है कि जहाँ जहाँ हाँ जहाँ जी। आपको लग रहा है कि जहाँ लगना चाहिए वहां लगा लो, वो क्या दिक्कत। क्लियर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सर ये पता है, मतलब बुक में पता है क्या है, अगर हमें पहले पेज पे तो उन्होंने सिखाया है कि जर्म वगैरह लगाओ और चैप्टर है। हाँ, आगे जाके कई जगह नहीं भी मिलते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको वो भी बुक्स भी ट्रेंड कर रही है ना, कि आपको ना भी लगा हो तो आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए। सर अब आप कह दिया करो कि मार्क्स कटेंगे, फिर हम हाँ बेसिक तरीके से सीख लेंगे। हाँ, ठीक है, काट मैं बोल दूंगा सर को कि मार्क्स काट दो सबके, पाँच काट पाँच लिया कर करो, दो। हाँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल है इशरत, उसके नीचे एग्जाम्पल है इबादत। इबादत तो वर्ड बड़ा कॉमन है, आपको पता ही होगा, ये भी अरबिक का ही वर्ड है, इबादत करना। इबादत मतलब पूजा करना। ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। मेरे को आज क्लियर आ रही है सर, क्लियर है। हाँ जी, किसको नहीं आई मेरी आवाज़? आवाज है नहीं तो बंद हो गई है। किरण जी आप चेक कीजिए, बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ जी, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। किरण किरण जी, बस आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा आप एक बारी देखिए, स्पीकर वगैरह तो नहीं हिला, कुछ दिक्कत आई होगी कहीं। एक बार रीज्वाइन कर। हाँ किरण जी, रीज्वाइन कर लो एक बारी, हो सकता है आवाज़ आ जाए। पता नहीं, मुझे तो नहीं आ रही आवाज, बाकियों को आ रही है क्या? सर किरण हाँ, और की थोड़ी सी हमारे स्लो हो रही है पहले से। किरण जी को किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है आई शायद। थिंक सो। किरण जी की आवाज आ रही है जी। उनको, हाँ हाँ, उनकी आ रही है, हमको हमारी नहीं जा रही ना उन तक। कोई बात नहीं, चलो आप किरण जी रीजॉइन कर लो। तो मुझे क्यों नहीं आ रही? लेफ्ट कर गया तो दोबारा ज्वाइन करूं फिर? आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। चलो दोबारा ज्वाइन करती हूँ लेफ्ट करके। अब नेक्स्ट है, एन के बाद जब छोटी ए आएगा तो बड़ी ई की साउंड आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे रुबाई, रे, उसके ऊपर पेश, बे अलिफ, फिर एन और छोटी ए, रुबाई। यहाँ पे एन ई की साउंड दे रहा है। ईद, ईद में भी एन है, एन के नीचे छोटी ए है, फिर दाल है, ईद। इसी तरीके से ईसवी, ईसवी हम बोलते हैं ईसा मसीह के बाद वाला जो समय होता है उसको ईसवी बोला जाता है, ईसा मसीह के जो जन्म के बाद वाला समय। तो वही एडी, जिसको हम इंग्लिश में एडी बोलते हैं, एडी और बीसी। ये रुबाई एक बार मेरे को विजिबल नहीं हो रहा। हाँ जी। रुबा। बाकी तो मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो आप आराम हम्म, से इसको पढ़ सकते हो। रुबाई। हम्म। अच्छा, अब ईद। हाँ, एन है, छोटी ये है और दाल है, ईद। अच्छा। ईसवी, एन है, छोटी ये है, सिन है, वाव है, और छोटी ये है, ईसवी। 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 एक मिनट, ईसवी। कर देखो। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ईसवी। अच्छा, सीन है, वाव है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, फिर हो गया। बड़ी के लिए क्या रूल बताया आपने? अब आवाज आ रही है, पहले बंद हो गई थी, यानी दोबारा ज्वाइन किया है मैंने। बड़ी के लिए यही है कि आप जब एन के बाद बड़ी छोटी ये आएगी, तो आपको ई की साउंड आएगी, बड़ी ई की साउंड आएगी। मतलब छोटी जब कॉम्बिनेशन आएगा, एन प्लस छोटी ए
तो बड़ी ई की साउंड आएगी। ठीक है जी, ओके। ठीक है। हाँ जी। अब अभी मेरे ख्याल 10:40 हो चुके हैं, तो अभी कंटिन्यू करना है या बाकी का अगले हफ्ते करें? अगले हफ्ते करना जी। फिर बहुत है। बहुत और है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ बोरियत भी हो गई होगी, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा बोर कर देता है। और यही अगले बोरियत हफ्ते भी हमने बोरियत यही तो नहीं हो पढ़ना। रही। हाँ मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा। हाँ, ये है हाँ कि सर, इसको कंफ्यूज हो जाएंगे सर, ये माइंड सेट बोरियत तो नहीं हो रहा। के अंदर माइंड में सेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। हाँ कोई बात नहीं। आप फिलहाल यहाँ तक बहुत है। अभी अगले हफ्ते भी हमने एन को ही पढ़ना है, तो प्लीज़ हाँ जी, हाँ जी। कोशिश जी कीजिएगा कि सर। सभी लोग ज्वाइन करें, कोई छुट्टी ना करे। जी। जी तो सर। अगले हफ्ते भी एन ही कंटिन्यू रखेंगे। एन का चैप्टर अभी थोड़ा सा और बड़ा है, आप देखेंगे ये हम्म सारा एन का ही चैप्टर है। हम्म उसके बाद हमने इनके वर्डिंग्स भी देखनी है, फिर गेन का भी देखना है। और उसके बाद जाके जब ये एन और गेन खत्म हो जाएगा, तो शायद तो अगले हफ्ते मौका नहीं मिलेगा, अगले हफ्ते एन गेन ही रहेगा। फिर हम फे ग्रुप स्टार्ट करेंगे एन और गेन के बाद। हम्म। हमारे कितने सर रह एक गए? ये बाद वाला बताना जो आप एयर वाला बता रहे थे, वो समझ नहीं आया मेरे को। देखिए, एक बे के बाद एन और दाल, ये हो गया बाद। बाद का मतलब होता है आफ्टर। बे, अलिफ और दाल, ये भी बाद है, इसका मतलब होता है एयर, यानी कि हवा। अब मेरे हिसाब से तो यही है, या वाइस वर्सा ना हो तो एक बार ही चेक कर लेते हैं। यही है। यही है ना? हम्म। हाँ यही है, ठीक है, सही बताया मैंने। तो अगर एन के साथ आ रहा है बे, एन और दाल, साउंड आएगी, मतलब प्रोनाउंस होगा बाद। उसका मतलब होता है आफ्टर। बाद में बात करूंगा, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में मिलते हैं। इस चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे। ये बे, अलिफ और दाल है, बाद मतलब हवा। ठीक है, मतलब हवा के लिए सेकंड वर्ड एक यूज होता है उर्दू में, दैट इज बाद, जिसको आप एयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, गैस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। गैस या एयर, इवन ब्रीज। ठीक है, इन सब वर्ड्स के लिए बाद वर्ड यूज होता है, जो कि अलिफ के साथ लिखा जाता है, जिसमें आ की साउंड अलिफ के साथ आएगी। और इसको जिसमें आ जैसे की साउंड एन के साथ आएगी, उसका मतलब आफ्टर होता है। इसको जब इंग्लिश में जैसे हमारे को लिखने के लिए आएगा, जो वर्ड दिया जाएगा कि जिससे हमें पता लगेगा कि ये आफ्टर वाला है या एयर वाला है, तो वो असद की तरह बीच में डॉट लगाना होता है। नहीं, वो क्यों लगेगा? नहीं, AAD। नहीं। मान लो अगर मैंने अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा, हम्म। लिखो एयर, उर्दू में एयर लिखो, तो आप ये वाला बाद लिखोगे ना फिर। नहीं, हाँ, अगर एयर तो ठीक है। अगर आपने बाद बाद लिखा क्वेश्चन पेपर में, हाँ, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आफ्टर वाला है या एयर वाला है? सर अगर ऐसे सेंटेंस ऐसे देखो, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हम देंगे ही क्यों? हाँ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हम नहीं देंगे ना। हम जिसका हाँ स्पष्ट मीनिंग निकलता होगा वो वाले क्वेश्चंस देंगे, तो निश्चिंत हाँ रहो, जी हाँ जी पेपर जी आसान आएगा। जी। क्वेश्चन की तो क्वेश्चन पेपर की टेंशन ही नहीं लेनी है बस। हाँ नहीं सर, आप जी। सोचो आप सब हम पास हो। दोनों, हम मतलब दोनों ही जनरली भी बात लिख पढ़ने देंगे। में। हाँ वही मैं आप सर कह रहा था, अगर पढ़ने पे दोनों ध्यान दो। दोनों सर आपने अगर अगर दोनों उर्दू लिख अच्छे देंगे से इसी पढ़ पेपर ली सर में, ना, तो आप हम पास हो। दोनों ही बात लिख देंगे, एन के उनकी क्या साथ बात मीनिंग भी है? के लिख साथ, देंगे और अलिफ के साथ भी। बस नहीं मीनिंग बाकी के सर, साथ लिख देंगे। अगर बाकी आपने सेंटेंस दिया खाना खाने के बाद, तो उसमें तो फिर वो वाला सेंटेंस में वर्ड तो आएगा। क्लियर है, हो ही जाएगा। हाँ दोनों जी, दोनों लिखोगे सारे नंबर कट जाएंगे, बता सही दिया। कह रहे अरे हैं। नहीं, टेंशन ना लो, किसी का नंबर नहीं हाँ। काटे।
डबलिंग डबलिंग तो नंबर कटते हैं। नहीं नहीं, सर नंबर देने में अच्छे हैं सर। जो अपने संडे वाले सर हैं वो नंबर अच्छे देते हैं। टेंशन ना लो, सबके अच्छे नहीं मार्क्स हैं। हमारा मतलब ठीक होना चाहिए। नंबर का हाँ, तो चलो जो है वो तो बस होएगा ही। देखो, मेन मैं टॉपिक सही बताऊं, हम्म। आप मुद्दे से भटक रहे हो। एग्जाम के बारे में आपके माइंड में ख्याल भी नहीं आना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि एग्जाम क्या होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आना है क्या नहीं नहीं आना। ये एग्जाम के इस लिए बारे नहीं, में जस्ट ऐसे ही डोंट पूछा था डोंट कि इवन हमें थिंक मतलब। अबाउट दैट। जो आएगा आ जाएगा, उस समय पे देख लेंगे पेपर में क्या लिखा है। एंजॉय मेन करो। आपको फोकस मतलब होना चाहिए, हमारे को आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए उर्दू आ दोनों रही वर्ड्स है। की। आपको अब सारे ये वर्ड्स की, सारे लेटर्स की नॉलेज प्रॉपर है। आपको हम्म। अच्छे से पढ़ने में आ रहा है, आपको अच्छे से लिखने में आ रहा है। हम्म। बस इस चीज का ध्यान होना चाहिए, आपको सारे लेटर्स की नॉलेज अच्छी हो, अच्छे से लिख हम्म। सको, अच्छे से पढ़ सको, उतना हम्म। काफी है। उतना आता है तो एग्जाम में आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। आपको हम्म। लिखना और पढ़ने पे ध्यान देना है। उसके लिए ये इसको ये सब अच्छा करने के लिए कोई हमें यूपीएससी का ये। एग्जाम थोड़ी है कि मतलब बहुत नहीं ज्यादा नहीं डिफिकल्ट हम लेंगे। तो हमें नहीं नहीं मतलब हमें फिर बुक बुक रीडिंग करते रहनी पड़ेगी हाँ, या। बुक को तो रीड करो, बुक तो अच्छा है। देखो, बुक आप एडवांस में भी आप पढ़ के चलो, दो दो चार चार बारी बुक को पढ़ लो, जितना खाली समय मिलता है, जो जो बुक जो आपको हमें मिली गिवन है है। बुक, जो हाँ हमें बुक मिली है। हाँ हाँ, उसकी प्रैक्टिस करो, वो काफ़ी अच्छी बुक है। और उस अच्छा। बुक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप कर लो, अच्छी बात है। एक बारी बुक कंप्लीट हो जाए, दोबारा उसको कर लो। दैट इज़ अ अच्छा। गुड वे ऑफ प्रैक्टिस। बुक को तो हाँ अच्छे जी से यही कंप्लीट पूछना करो। चाहती थी कि प्रैक्टिस कैसे हाँ, अच्छी होगी। बुक को अच्छे से कंप्लीट करो। उसके जी। अलावा बाकी जो मेन जो आपने प्रैक्टिस करनी है, जो जो हम्म। लेटर्स आप करते जा रहे हो, उन लेटर्स हम्म। को लिखने की, उनके साथ वर्ड्स को बनाने की, उनको पढ़ने की। आप सब लोग उर्दू का अखबार लगा लो एक, या तो कहीं से आप कोशिश करो, मैनेज करो, एक उर्दू का अखबार ले आओ। हम्म। एक अखबार भी बहुत है, आप मतलब पूरा अखबार थोड़ी आप एक ही दिन में बैठ के पढ़ लोगे। आपने एक अखबार हम्म। खरीदा, उसको पढ़ते रहो डेली, उसका एक एक पैराग्राफ, एक एक दो दो लाइनें, चार चार लाइनें प्रैक्टिस करते रहो। और कुछ ना हम्म। कुछ नए नहीं वर्ड्स आपको सर, देख मिलेंगे, नहीं प्रैक्टिस नहीं होगी। सर, मोबाइल में तो मोबाइल में कैसे अवेलेबल हो सकता है ऐसी चीजें। गूगल करो, गूगल पे सब मिलता है। गूगल पे लिखो उर्दू अखबार, आपको मिल जाएगा, फ्री में हम्म। आ जाएगा, डाउनलोड सारा भी हाँ कर जी। लो। साल भी, सर सर सारा हमारा तो साल पेपर लग ही आ जाएगा जाएंगे तब हमें। तक। एक अखबार लेंगे ना, पेपर ही आ जाएंगे सर तब तक तो। सर हाँ सारा साल पढ़ते रहे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, वही कह रहा सही हूँ, कह रहे हैं। एक अखबार काफी है, वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, पहले आप उसको पहले पढ़ते तो रहो। सर वो जज्म और इजाफत और ये मकूफ और जज्म चीजें देख देख के हमने हाँ। घबरा जाना है। नहीं नहीं, आसानी से पढ़ा जाएगा। तशदीद लग गई है, ये ओहो ये इसी अच्छा को ये तो इसी वर्ड ये बन रहा था। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अभी तो रीडिंग में बहुत बहुत देर लगती है, बहुत मतलब काफी टाइम लग जाता है तब समझ में आता है। कोई बात नहीं, अभी रीडिंग भी, अभी एक बार हमारे लेटर्स कंप्लीट हो जाएं, तीन चार हम्म। ग्रुप्स ही बचे हैं मेरे ख्याल, मतलब अगर कंप्लीट हो पहले से जाएंगे। बुक रीडिंग की हुई है घर पे तो हम क्लास में थोड़ी कर पाते हैं, फर्स्ट टाइम सीधा नहीं कर पाते डायरेक्टली। टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हम्म। मनोज जी, हाँ जी। इनका तो अभी पेपर ले लो, देखी जाएगी। ठीक है फूफनेजा जी। बहुत चिंता है, बहुत चिंता, पेपर की चिंता है। जी जी, कोई नहीं। एक 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 काम ये भी करते हैं कि अभी तक हमने जितना कर लिया है ना, एक बार एन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो शायद अगले हफ्ते हो जाएगा। उससे अगले हफ्ते हम एक टेस्ट रख सकते हैं, तो जिससे आइडिया यस लग जाएगा कि आपकी कितनी मतलब प्रैक्टिस अच्छी हुई है। ठीक है, तो एक टेस्ट रख लेंगे, उससे जी, इनिशियली किसको कितना आता है वो भी पता लग जाएगा। वेयर वी स्टैंड। हाँ, तो एक छोटा सा टेस्ट हम रखेंगे। अभी है, आज 20 तारीख है, 27 को हमारा एन खत्म होगा मोस्ट प्रोबेबली। 3 तारीख को मान के चलो आप, 3 अप्रैल को हम एक टेस्ट रखते हैं, तो अभी टेस्ट अपन मतलब को रिटर्न या हम रीडिंग रिटर्न का रहेगा। क्लास में। रिटर्न 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 रिटर्न। रिटर्न रिटर्न। टेस्ट रहेगा, गुड। ओरल नहीं रहेगा, सिर्फ रिटर्न टेस्ट रहेगा। ओरल का भी रखेंगे एक बारी, क्योंकि आपके एग्जाम में ओरल भी आना है, तो उसकी भी एक बारी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो 2 4 हफ्ते छोड़ के रखेंगे।
3 तारीख को चिंता तो रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न किया ना। हाँ, सर 3 तारीख को सर रिटर्न सर की प्रैक्टिस करके टेस्ट आना। टेस्ट जो आप देंगे उसमें हम रेखता को कर सकते हैं, वो हेल्प मैं ले बता सकते हैं दूंगा, रेखता वो से। टेस्ट वाले दिन बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करना है। वीना वो जी टेस्ट वाले दिन आप अभी आए, बस। वीना जी ने वैसे ही मैनिफेस्ट कर लिया, एग्जाम एग्जाम करके हमारे सबके लिए टेस्ट आ गया। कोई बात रियली नहीं, मैं यही कह रही थी कि जी अगर रेखता अलाउड है फिर तो ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं। रेखता अलाउड है तो फिर तो हम बहुत गलतियां करेंगे। हाँ, बस एग्जाम, एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद अलाउड है। एग्जाम का जो 1 घंटा होगा उसके बीच में नहीं करना रेखता को यूज, बस। हाँ हाँ, नहीं आप जैसे मॉक टेस्ट लेंगे अब, तो हाँ, उस तो उस मॉक मॉक टेस्ट में टेस्ट हम। के दौरान नहीं यूज करना, वो तो अच्छा वर्जित रहेगा। बाकी आप उससे अच्छा, पहले और उसके बाद जितना मर्जी यूज करो। जी जी जी, बस यही क्लैरिटी चाहिए थी। हाँ। अमित जी, हाँ। ये सर मैंने एक बेसिक में कुछ उर्दू का भेजा है, इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही, आप एक बार देखेंगे? सेकंड, बेसिक ग्रुप खोलता में। हूँ। बेसिक उर्दू। हाँ, क्या क्लियर नहीं हो रहा है इसमें? जैसे सर इसमें ये लिखा है सर, फिर कभी होश, अ, होश फिर कभी। होश ना आए तो कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जैसे आए लिखा है, आए, होश न आए, ठीक है। हाँ, तो ये आए में ये ऊपर क्या लगा रखा है? ये ये हमजा है। हमजा हमजा का यहाँ पे यूज ये है कि कई जगह अलिफ लगा म हुआ है। अलिफ मद आया है और बड़ी ये आया है। तो यहाँ पे हमजा का यूज ज्यादातर ये होता है कि आप अलिफ मद और बड़ी ये दोनों को अच्छे से प्रोनाउंस करें। तो आए, आ, ए। तो आपने हमजा का खुद का कोई साउंड नहीं है, लेकिन आपने अलिफ एक मद बार का आ और बड़ी आप ए का ए एक दोनों बार को अच्छे सबको से प्रोनाउंस करना है। सबको थोड़ा सा दिखाना। पॉज दे करके प्रोनाउंस करना है। ये हमजा इंडिकेट करता है। तो हम्म। हमजा नहीं भी होगा तब भी आप उसको आए पढ़ेंगे। जैसे अब इसमें होश ना आए, तो हम्म। उसके बाद है कोई, कोई, उसमें वहाँ भी पे। कुछ ऐसा ही ऊपर साइन सा लगा दिया है सेम। हाँ, बेसिकली जब दो वॉवल्स एक साथ आते हैं ना, हम्म। ओ और ई, ओ ई, जी जी तो जी। इस वजह से आ ए ओ ई, अच्छा। दोनों जगह दो वोवल साउंड्स एक के बाद एक आ रहे हैं। तो वहाँ जब दो वोवल साउंड्स एक साथ आते हैं तो सेकंड वोवल के ऊपर, सेकंड वोवल वाले लेटर के ऊपर हमजा का साइन आ जाता है। बस वो इंडिकेशन है, हमजा की साउंड नहीं होती है कोई। हाँ मतलब इसमें जैसे और ये आगे। लगाना भी कंपलसरी नहीं होता, ये पुरानी बुक्स में आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आप आए और कोई बिना हमजा के भी लिखेंगे नॉर्मली तो भी हम्म। ठीक है। ये दर्शन सिंह जी महाराज की राइटिंग में है तो हाँ, उन्होंने क्योंकि लगाया। वो पुराने ज़माने में हमजा का यूज़ ज़्यादा होता था, आजकल मॉडर्न उर्दू में हमजा का यूज़ कम हो गया। अच्छा क्योंकि अच्छा। उसका कोई वैसे कोई यूज़ नहीं है, उसकी कोई साउंड नहीं है। वो इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है कि ये दो दो वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, इंडिकेट करता है बस। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है।